तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन को पढ़ना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो वेव्स का जो रिफ्लेक्शन है वो दो तरीके से होता है, फर्स्ट बाय रेजिडेंट एंड सेकंड बाय फ्री एंड। तो जब हम रेजिडेंट से बात करते हैं रिफ्लेक्शन, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको मालूम है गिटार वायर है, तो गिटार में आपको मालूम है जो वायर रहता है वो कीज पर टाइट रहता है। जब वायर को आप ऑसिलेट करवाते हैं उसमें वेव प्रोड्यूस होती है और की से रिफ्लेक्ट होती है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है? रेजिडेंट से। यदि आप सी में देखें और मान लीजिए जो वेव्स जनरेट हो रही है वो जाकर रॉक पर स्ट्राइक करती है, साइड में रॉक्स है मान लीजिए, वहां पर जाकर स्ट्राइक कर रही है, तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेजिडेंट से रिफ्लेक्शन होता है। तो जब भी वेव्स रेजिडेंट से रिफ्लेक्ट होती है तो जो इफेक्ट होता है वो ट्रांसवर्स वेव के ऊपर होता है, और ट्रांसवर्स वेव में जो क्रेस्ट हैं वो रिटर्न होते हैं ट्रफ के फॉर्म में, और ट्रफ जो है वो रिटर्न होता है क्रेस्ट के फॉर्म में। मतलब फेस चेंज हो जाता है बाय पाई, 180 डिग्री से चेंज हो जाता है। तो हमको जब हम देख रहे हैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बाय रेजिडेंट, तो इसमें मैं बता रहा हूं आपको जो फेज चेंज होता है वो ट्रांसवर्स वेव में होता है। इन ट्रांसवर्स वेव phase is changed by pi 180 डिग्री से। इसका मतलब जो क्रेस्ट होते हैं वो रिटर्न होते हैं ट्रफ के फॉर्म में, और जो ट्रफ है वो रिटर्न होता है क्रेस्ट के फॉर्म में। यदि मान लीजिए सी में वेव जनरेट हो रही है और जाकर रॉक पर स्ट्राइक कर रही है और यहाँ पर हाइट पर कर रही क्रेस्ट, तो जब रिटर्न होती है तो ट्रफ के फॉर्म में। जबकि यदि ट्रफ ऐसे जाकर हिट करती है तो रिटर्न ऐसी होती है, ट्रफ है तो यहाँ पर क्रेस्ट के फॉर्म में रिटर्न होती है। मतलब ट्रांसवर्स वेव जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है? रेजिडेंट से। रेजिडेंट ट्रांसवर्स वेव किनमें प्रोड्यूस होती है? जिनमें रिजिडिटी होती है। तो इसका मतलब यदि हम इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव, प्रोग्रेसिव वेव, तो y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x, ऐसे ही लिखते हैं अपन इक्वेशन। तो जो प्रोग्रेसिव वेव थी ऐसी जा रही थी, लेकिन जब रिटर्न होगी तो ऐसी होगी, जा रही थी प्लस x के डायरेक्शन में, रिटर्न होगी माइनस x के डायरेक्शन में। साथ ही साथ क्रेस्ट हाइट पर y पॉजिटिव था, तो रिटर्न रिफ्लेक्टेड वेव में y नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट। इसलिए x का साइन भी चेंज होगा और y का साइन भी चेंज होगा, और इसलिए अब इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, इसका इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन अपन ऐसे लिखते हैं ना, तो इंसिडेंट वेव का इक्वेशन ये होगा, रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन ये होना चाहिए, लेकिन इसमें साइन चेंज होंगे।
कौन कौन से साइन चेंज होंगे, x का भी और y का भी। तो x जो है यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस, साथ में y का साइन भी चेंज हो जाएगा, x भी बदलेगा y भी बदलेगा। ये इंसिडेंट वेव किस डायरेक्शन में थी, ये थी अलोंग प्लस x एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड वेव किस डायरेक्शन में रहेगी, अलोंग माइनस x एक्सिस। ये हो गया जब प्रोग्रेसिव वेव का रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है, रेजिडेंट से। तो बच्चों ये देखा आपने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बाय रेजिडेंट। नेक्स्ट सेम ऐसा ही होगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बाय फ्री एंड। इस दो तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, एक बाय रेजिडेंट, दूसरा बाय फ्री एंड। रेजिडेंट में मैंने समझाया आपको, जैसे गिटार वायर का केस है, आपने वायर को ऑसिलेट किया, आपको मान लो उसमें वेव जनरेट होगी, जाकर की से स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट होगी। जब फ्री एंड से बात करते हैं तो फ्लूट का केस है, बांसुरी, फ्लूट। तो जब आप फूंकते हैं तो उसके अंदर प्रोड्यूस होती है प्रोग्रेसिव वेव, लेकिन एंड पर फ्री एंड ओपन है वो फ्लूट, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वेव का क्या होता है, रिफ्लेक्शन। मतलब प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है, और आप सब जानते हैं प्रेशर का इफेक्ट कौन सी वेव के ऊपर पड़ता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव फेज चेंज बाय पाई, इसमें यदि एंड पर कॉम्प्रेशन है तो वो रिटर्न होता है रेरिफैक्शन के फॉर्म में, और यदि रेरिफैक्शन इंसिडेंट होता है तो वो रिटर्न होता है कॉम्प्रेशन के फॉर्म में। आपको मालूम है कॉम्प्रेशन में पार्टिकल क्लोज आ जाते हैं और रेरिफैक्शन में पार्टिकल दूर दूर जाते हैं। कॉम्प्रेशन में प्रेशर हाई होता है, डेंसिटी हाई होती है, रेरिफैक्शन में प्रेशर कम होता है, पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, डेंसिटी कम रहती है। तो जब आप यहां पर फूकेंगे तो यहाँ मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं, यदि यहाँ पर क्लोज है तो जब रिटर्न होंगे तो दूर दूर हो जाएंगे, और यदि रेरिफैक्शन है तो वो रिटर्न होगा कॉम्प्रेशन के फॉर्म में। और आपको मालूम है लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करते हैं, मीडियम वेव प्रोग्रेशन के ही डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल नहीं करते, इसलिए y साइन चेंज नहीं हुआ, केवल x का साइन चेंज होगा। x जा रही थी वेव प्लस x डायरेक्शन में, रिटर्न होगी माइनस x। तो फिर इस कंडीशन में यदि आप बोलते हैं इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव along positive x axis, यदि आप बोलते हैं y1 इज इक्वल टू 8 sin 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x, भाई प्रोग्रेसिव का इक्वेशन तो यही होता है। तो इक्वेशन ऑफ reflected wave along माइनस x एक्सेस, ये इक्वेशन होगा y2 is equal to a sin 2 pi by lambda vt माइनस x। इसमें क्या चेंज होगा, केवल x का साइन,
भाई वेव जा रही थी फॉरवर्ड, वही रिटर्न हो रही है, तो x का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, या x क्या रहेगा नेगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये इंसिडेंट वेव का इक्वेशन, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन, यहां पर ये इंसिडेंट वेव का इक्वेशन, तो ये रिफ्लेक्टेड। तो बच्चों ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद मुझे आपको डिस्कस करना चाहिए स्टेशनरी वेव, जो आप समझ सकते हैं। तो बच्चों स्टेशनरी वेव के लिए मैंने आपको समझाया था, when two waves having same amplitude and same frequency are propagate in opposite direction, then by their superposition the resultant waveform is called stationary wave. अब जब ये स्टेशनरी वेव जनरेट होती है तो सेम फ्रीक्वेंसी की यदि वेव चाहिए तो जो वेव जा रही है वही रिफ्लेक्ट होकर इंसिडेंट वेव के ऊपर सुपर इम्पोज होनी चाहिए। तो ये दो तरीके से जनरेट होती है। फर्स्ट, जब इंसिडेंट वेव का रिफ्लेक्शन रेजिडेंट से होता है, और सेकंड व्हेन द वेव रिफ्लेक्टेड बाय फ्री एंड। तो हमको देखना क्या पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव when progressive wave reflected by resident। तो अभी आपको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, तो मैं आपको समझा देता हूं, वही सब कुछ होने वाला है। ये गिटार वायर है, मान लीजिए दोनों की पर टाइट है, इसको ऑसिलेट किया, तो इसमें बच्चों इस तरीके से ये इंसिडेंट वेव, ये इंसिडेंट वेव, और फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्टेड वेव। क्योंकि वही वेव रिफ्लेक्ट हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और एम्पलीट्यूड भी सेम। तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या होगा, तो हमको मालूम है, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव y1 is equal to a sin 2 pi by lambda vt minus x। तो फिर इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव y2 is equal to a sin 2 pi by lambda vt minus x। रेजिडेंट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ट्रांसवर्स वेव के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो x नेगेटिव आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये y भी माइनस। अब इस फर्स्ट वेव के ऊपर सेकंड वेव यदि सुपर इम्पोज हो रही, तो इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव और इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ये हम लोग बता सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। y is equal to y1 plus y2। तो y is equal to y1 हो जाएगा a sin 2 pi by lambda vt minus x प्लस y2 की वैल्यू रख दीजिए, और y2 में आप देखेंगे माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस आया, प्लस माइनस माइनस जाएगा, 8 sin 2 pi by lambda vt plus x। इसका मतलब y is equal to a common sin 2 pi by lambda vt minus x minus sin 2 pi by lambda vt plus x।
तो y इज इक्वल टू a sin c माइनस sin d। आपको वो फॉर्मूला पता है 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 c प्लस b बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। लेकिन साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 2a, यहां पर बच्चों cos 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन इंटू 2 तो 2 लैम्डा vt माइनस x प्लस vt प्लस x, तो माइनस x प्लस x कैंसिल, तो इधर आएगा 2vt, vt प्लस vt 2vt इंटू साइन, फिर से इन दोनों में 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन और डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 लैम्डा, और यहां हो जाएगा vt vt कैंसिल, माइनस x मतलब माइनस 2x, ये आ जाएगा। यहां पर आप देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल। यहां पर साइन ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस 2 पाई एक्स हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बाहर जाएगा। लेकिन स्टेशनरी वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस तरीके से, इसलिए उस माइनस साइन को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2a cos 2 pi dt बाय लैम्डा इनटू sin 2 pi x बाय लैम्डा, और यही इक्वेशन होगा स्टेशनरी वेव का कब व्हेन प्रोग्रेसिव वेव रिफ्लेक्टेड बाय रेजिडेंट। इसमें बच्चों कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इन पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स, एन से डिनोट करते हैं। और कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका हमेशा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है प्लस या माइनस, इनको बोलते हैं एंटी नोड्स। तो एन का मतलब नोड्स, और इस पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना होता है जीरो। ए का मतलब एंटी नोड्स, और इन पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैक्सिमम होता है। तो हमको ये समझना होगा कि जब प्रोग्रेसिव वेव रिफ्लेक्ट होती है रेजिडेंट से, तो हमेशा रेजिडेंट पर क्या फॉर्म होता है, नोड कहां कहां बनते हैं, एंटी नोड्स कहां कहां बनते हैं। तो मैंने आपको समझाया है नोड्स पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो और एंटी नोड्स पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो यदि हम लोग बात करें यहां पर, जो स्टेशनरी वेव होती है उससे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, केवल अपनी ही प्लेस पर पार्टिकल एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और इसमें अभी मैं प्रूव करूंगा, ये जो नोड्स होते हैं हमेशा रेजिडेंट पर नोड्स बनता है, टू सक्सेसिव नोड्स, इनके बीच का डिस्टेंस देखने मिलेगा आपको लैम्डा बाय 2। ऐसे टू सक्सेसिव एंटी नोड्स, इनके बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2। मतलब
हमेशा टू नोड्स के ठीक मिड पॉइंट एंटी नोड होता है और टू एंटी नोड्स के बीच का मिड पॉइंट हमेशा नोड होता है। ये बात सब प्रूव हो जाएगी, पर इक्वेशन स्टेशनरी वेव का जब प्रोग्रेसिव वेव रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो ये होता है y is equal to 2a cos 2 pi vt by lambda into sin 2 pi x by lambda। यहाँ पर a का मतलब एम्पलीट्यूड है, v का मतलब वेलोसिटी है, लैम्डा वेवलेंथ है, x मतलब पोजीशन है। अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब अपन देखते हैं फॉर नोड्स कहां-कहां बनते हैं। तो नोड्स के लिए हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, y की वैल्यू 0, तो यहां y 0 रख दीजिए और यहां 0 रखकर हम x फाइंड कर सकते हैं। तो आपको क्लियर है, जब y 0 रख दोगे तो इसका मतलब है यदि इसको यही रखकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 0 अपॉन 2a cos 2 pi vt तो 0 ही आ जाएगा। मतलब sin 2 pi x sin 2 pi x by lambda इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब है साइन की वैल्यू 0 कहां होती है बच्चों, यहां पर होती है और यहां पर होती है। यहां का मतलब 0 पर और पाई पर। फिर नेक्स्ट वैल्यू 0 कब होती है 2 पाई पर, फिर 3 पाई पर, फिर 4 पाई पर। तो इसका मतलब ये जो एंगल दिख रहा है 2 पाई x by लैम्डा, यदि ये 0 हो जाए या पाई हो जाए या 2 पाई हो जाए 3 पाई हो जाए, इनमें से कोई भी वैल्यू होगी साइन की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यदि हम फर्स्ट वैल्यू को इक्वेट करें तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यदि सेकंड वैल्यू को इक्वेट करें 2 पाई x by लैम्डा इज इक्वल टू पाई, तो पाई पाई कैंसिल, तो x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, मतलब x लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू से करोगे तो लैम्डा आ जाएगा, फिर नेक्स्ट से करोगे तो 3 लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। मतलब कि x इज इक्वल टू 0, मतलब जैसे प्रोग्रेसिव यहां पर जाकर स्ट्राइक कर रही है, ये इनिशियल पॉइंट है भाई, प्रोग्रेसिव वेव गई और वही रिफ्लेक्ट हुई, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हुई। कहां पर, ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसको बोलेंगे x इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या बनेगा रिजिड, यहां पर क्या बनेगा नोड, मतलब हमेशा रिजिड एंड पर क्या बनता है नोड। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, रिजिड एंड पर हमेशा बनता है नोड। नेक्स्ट नोड कहां बनेगा, लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर। नेक्स्ट नोड कहां बनेगा, स्टार्टिंग से लैम्डा डिस्टेंस पर। नेक्स्ट नोड कहां बनेगा, स्टार्टिंग से 3 लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर। मतलब 2 सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको देखने मिल रहा है ये लैम्डा बाय 2 आ रहा है। मतलब मैंने यहाँ पर दो बातें प्रूव कर दी कि जब प्रोग्रेसिव वेव रिजिड एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो हमेशा रिजिड एंड पर क्या बनता है नोड। सेकंड मैंने प्रूव कर दिया टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2। यदि मैं बात करूं फॉर एंटी नोड, तो एंटी नोड के लिए y की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चलेगा। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये sin 2 पाई x by लैम्डा इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, पोजीशन क्योंकि x से ही निकलेगी ना, तो इसका मतलब sin 2 पाई x by लैम्डा इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 होती या मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू क्या होती माइनस 1। यदि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू बोलोगे तो प्लस 1, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू बोलोगे तो माइनस 1। अब आप चाहो तो पॉजिटिव रख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव रखोगे तो यहाँ नीचे आएगा, तो दोनों रख सकते हैं। अब साइन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, यहाँ पर होती है और यहाँ पर होती है।
यहाँ का मतलब 90 पर और यहाँ का मतलब 270 पर। sin 90 प्लस 1 होता है, sin 270 माइनस 1। मतलब ये जो एंगल है 2 पाई x बाय लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2 या सो ऑन। तो यदि हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो x की फर्स्ट वैल्यू निकल आएगी, इसको और इसको इक्वेट कर दो तो x की नेक्स्ट वैल्यू निकल आएगी, इसको और इसको इक्वेट कर दे तो x की थर्ड वैल्यू। तो उससे आपको पता चलेगा कितने कितने डिस्टेंस पर एंटी नोड्स फॉर्म होंगे। तो बच्चों यहां पर जो एंटी नोड्स बनेंगे वो मेरे पास यहां पर जगह है, कितनी जगह मैं समझाता हूं आपको। तो यदि इन दोनों को इक्वेट कर देंगे x इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू को इक्वेट करो तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, कितना जाएगा लैम्डा बाय 4। सेकंड वैल्यू को इक्वेट करो तो कितना जाएगा 3 लैम्डा बाय 4, नेक्स्ट 5 लैम्डा बाय 4। तो हमेशा रिजिड एंड पर नोड बनता है, उसके बाद यहां से लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पर एंटी नोड, फिर नेक्स्ट एंटी नोड स्टार्टिंग से कितने डिस्टेंस पर 3 लैम्डा बाय 4, फिर नेक्स्ट एंटी नोड कहां बनेगा स्टार्टिंग से 5 लैम्डा बाय 4। किसी भी टू सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस बताओ तो 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4, आप सॉल्व करके देख लीजिए लैम्डा बाय 2 आएगा। इसका मतलब टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2 होता है और टू सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2 होता है। लेकिन टू सक्सेसिव नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है। ये सब बातें आपको समझनी होंगी क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। जनरली बच्चे वेव्स छोड़ देते हैं और इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेव्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है वो वेव्स छोड़ते हैं, उसका नुकसान भुगतते हैं। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो वेव्स को स्टडी करते हैं क्योंकि वेव्स पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां बच्चों मैंने आपको बताया किस किस पोजीशन में नोड बनेंगे, किस किस पोजीशन में एंटी नोड बनेंगे। टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, टू सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। ऐसे ही कब कब नोड्स बनेंगे और कब कब एंटी नोड्स बनेंगे वो भी आप निकाल सकते हो। कब नोड्स बनेंगे और कब एंटी नोड्स बनेंगे ये पता करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो आप फिर उस कंडीशन में बोलेंगे फिर से फॉर नोड y इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यदि आपको टाइम फाइंड करना है तो y की वैल्यू 0 रखते हैं, 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो sin 2 पाई स्क्वायर लैम्डा को भी क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 अपॉन कोई भी वैल्यू 0 ही आएगा, मतलब cos की वैल्यू 0 जाएगी। यहां पर इसका मतलब है cos 2 पाई dt बाय लैम्डा ये 0 आ जाएगा। इससे हमको पता चलेगा किस किस टाइम पर नोड बनेंगे क्योंकि यहाँ t वाला फैक्टर। तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है यदि 0 चाहिए तो cos की वैल्यू 0 कहां होती है 90 पर और 270 पर। मतलब ये जो एंगल है 2 पाई dt बाय लैम्डा ये कितना होना चाहिए पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2 सो ऑन। इसमें बच्चों v ये v बाय लैम्डा v इज इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा, n क्या होता है 1 बाय t और v बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय t। तो v बाय लैम्डा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय कैपिटल t। तो यदि ऐसा करेंगे तो देखा 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन।
अब फर्स्ट वैल्यू को इक्वेट करोगे तो स्मॉल टी आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, टी बाय 4, फिर इन दोनों को इक्वेट करो तो जाएगा 3t/4, इसको और इसको इक्वेट करो 5t/4। मतलब इन टाइम पर क्या बनेंगे नोड, और टाइम इंटरवल कितना रहेगा टाइम पीरियड, तो आप देखो del t इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 3t/4 माइनस t/4, फाइनली आप देखो t/2 आ जाएगा। तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि किस किस टाइम पर नोड बनेंगे। बिल्कुल जैसा मैंने यहाँ समझाया है बिल्कुल ऐसा ही आप एंटी नोड्स के लिए निकाल सकते हैं। एंटी नोड के लिए y मैक्सिमम रहेगा cos 2 pi ut by lambda, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 रहेगी, उसके बेसिस पर 2 pi vt by lambda इज इक्वल टू प्लस 1 का वैल्यू 0, माइनस का वैल्यू पाई पर, और इस तरीके से 0 पाई 2 पाई 3 पाई सो ऑन, फिर इक्वेट कर लीजिए तो टाइम निकल आएगा, वहां भी डेल्टा सेम आएगा। तो ये है बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कंप्लीट इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव व्हेन प्रोग्रेसिव वेव रिफ्लेक्टेड बाय रेजिडेंट। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव व्हेन प्रोग्रेसिव वेव रिफ्लेक्टेड बाय फ्री एंड। तो नेक्स्ट बच्चों अपन स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव व्हेन प्रोग्रेसिव वेव रिफ्लेक्टेड बाय फ्री एंड। तो फ्री एंड का मतलब फ्लूइड का केस, फ्लूइड का केस, फ्लूइड। तो जब हम यहां फूकेंगे प्रोग्रेसिव वेव जनरेट होगी, यहां जाएगी, ऑसिलेशन होंगे, तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। फ्री एंड पर हमेशा बनता है एंटी नोड, यहां भी बच्चों सब कुछ सेम रहता है। ये जो एंटी नोड्स होते हैं अभी देखना आप, एक टू सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 आएगा, टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा बाय 2 आएगा, टू सक्सेसिव एंटी नोड्स और नोड्स इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 आएगा। देखिएगा अभी अपन करते, मैंने इसमें समझाया था इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव यही लेंगे आप, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, तो वेव जो रिफ्लेक्टेड रहेगी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए x का साइन चेंज आएगा, माइनस की जगह प्लस, y का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो कौन सी वेव अफेक्टेड होती है, लॉन्गिट्यूडनल, उसमें y चेंज नहीं होता। तो फिर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव कैसे निकालेंगे, y is equal to y1 plus y2 बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रही है ना, इसलिए। तो y is equal to y1 plus y2, तो जाएगा a sin 2 pi by lambda vt minus x प्लस, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा प्लस, तो ये प्लस हुआ, a को कॉमन निकाला, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, तो ये a हो गया sin c प्लस sin d, आपको मालूम है 2 into sin c plus d by 2, यहाँ sin आ जाएगा और यहाँ पर cos आ जाएगा, बाकायदा ऐसे सॉल्व होगा, यहाँ cos की जगह sin और sin की जगह cos, और यहाँ माइनस साइन नहीं रहेगा, रहेगा लेकिन cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, तो सेम ऐसे है, मतलब सेम इक्वेशन आएगा, बस cos की जगह पर sin और sin की जगह पर cos, इतना सा फर्क आएगा। मतलब अब जो इक्वेशन रहेगा फ्री एंड से रिफ्लेक्शन में सब कुछ सेम है, केवल sin की जगह cos, cos की जगह sin, तो यहां हो जाएगा y is equal to 2a sin 2 pi vt by lambda into cos 2 pi x by lambda। फिर से बच्चों पोजीशन अपन ऐसे निकालेंगे, नोड्स के लिए अपन को मान लो y is equal to 0, एंटी नोड्स पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो अपन जैसे यहां पर पहले पता करें किन किन पॉइंट्स पर एंटी नोड, किन किन पॉइंट्स पर नोड, तो ये भी अपन सेम उसी तरीके से पता करेंगे। नोड्स के लिए फॉर नोड्स, सॉरी फॉर एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, पहले एंटी नोड्स तो y क्या होना चाहिए मैक्सिमम,
वाई मैक्सिमम कब होगा, पोजीशन पता कर रहे हैं ना, पोजीशन x से पता कर रहे, तो मतलब cos की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, मतलब आप लोग cos 2 पाई x बाय लैम्डा इज इक्वल टू +1 या फिर -1, मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव। फिर सेम आप इसी तरीके से करेंगे 2 पाई x बाय लैम्डा इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, क्योंकि cos की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ का मतलब 0 डिग्री, यहाँ का मतलब पाई, तो 0 पर फिर पाई पर फिर 2 पाई पर फिर 3 पाई पर, इसकी ऐसा। फिर इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, नेक्स्ट लैम्डा आ जाएगा, नेक्स्ट 3 लैम्डा बाय 2, इस तरीके से डेल x करेंगे लैम्डा बाय 2 -0 या लैम्डा माइनस लैम्डा बाय, सब लैम्डा बाय 2 आएगा। मतलब हमेशा फ्री एंड पर क्या बनता है, एंटीनोड। टू सक्सेसिव एंटीनोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, सेम आप ऐसा निकाल कर देख लीजिएगा, नोड्स के केस में भी ऐसे हो। तो बच्चों ये मैंने आपको समझाया कि कैसे स्टेशनरी वेव जनरेट होती है, क्या इक्वेशन रहते हैं, आपको याद रखना है। जब रेजिडेंट से रिफ्लेक्शन होता है तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन होता है y is equal to 2a cos 2 pi vt by lambda into sin 2 pi x by lambda। लेकिन जब वेव रिफ्लेक्ट होती है किससे, फ्री एंड से, तो फिर उस वक्त इक्वेशन ये होता है। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद मुझे बताना है आपको नॉर्मल मोड्स। नॉर्मल मोड्स, ये नॉर्मल मोड्स क्या है, नॉर्मल मोड्स तो स्पेशल वाइब्रेशंस according to boundary conditions are called normal modes। अब ये हमको नॉर्मल मोड्स देखना है। फर्स्ट इन टेंसाइल स्ट्रिंग, सेकेंड इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, थर्ड इन ओपन ऑर्गन पाइप।